बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. ये लोग जो है बेईमान लोग है. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के, और वीडियो को लाइक भी करें. वीडियो को लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है. क्या आपने आज संजय राउत को बुरी तरह से गालियां देते हुए सुना? तो संजय राउत गालियां दे रहे हैं, उधर अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं, डीएमके की ऐसी तैसी हो गई है, अब टीवीके वाले कुछ करना चाह रहे हैं. इस सब का कि संदेश क्या जा रहा है? अब संजय राउत के साथ में केवल 2 MP आपको दिख रहे थे. एक तरफ अनिल देसाई थे और दूसरी तरफ अरविंद सावंत. मुंबई में 3 ही हैं उनके पास. जो 9 सांसद हैं शिवसेना के पास, शिवसेना UBT के पास में, उसमें से 3 मुंबई के हैं. एक संजय दीना पाटिल भी है, लेकिन संजय दीना पाटिल नहीं थे संजय राउत के साथ. और संजय राउत जो थे वो गालियाँ दे रहे थे बुरी तरह, भाई गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे. और गंदी गंदी गालियाँ दे के प्रेस वालों से ये भी कह रहे थे कि इसको काटना मत, इसको सुला देना. इस सारे के सारे ये बाला साहब के बच्चे थे. बाला साहब ने इनको अपने बच्चों की तरह पाला है. बाला साहब ने जिनको बच्चों की तरह पाला था, वो बाला साहब के बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं NDA में. यानी बेसिकली एक नाथ शिंदे की पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे की पार्टी में जाने का मतलब यही होता है कि वो BJP की छत्र छाया में जा रहे हैं. तो अब आपने देखा कि 20 तो उधर हो गए, 20 के बाद कह रहे हैं कि 2 और आएंगे. उसमें NCPI में का पुलिस घोष दस्तीदार के साथ में 2 और आने वाले हैं. मैं बता देता हूँ कौन आने वाले हैं. वो प्रतिमा मंडल और वो साजिदा अहमद, ये 2 और आएंगे. फिर उसके बाद फिर खाली अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे. अभिषेक बनर्जी के अलावा शौकत राय रह जाएंगे, और महबूबा मोइत्रा रह जाएंगी, कल्याण बनर्जी रह जाएंगे, और ये 2 आपके शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद रह जाएंगे. शत्रुघ्न सिन्हा का भी कोई भरोसा नहीं है. तो जो इमीडिएट टारगेट है वो तो लगभग अचीव हुआ दिखता है, क्योंकि DMK के साथ में भी बातचीत चल रही है. DMK के 1-2 इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को संभाल लिया जाएगा और मामला बैठ जाएगा. वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आज राजदीप सरदेसाई वो संजय राउत के साथ में टीमिंग कर रहे हैं. वो संजय राउत की जो भी बात आ रही है उसको कहते हैं कि इफ़ इट इज़ ट्रू देन दे डैश डैश डैश. इफ़ इट इज़ ट्रू, दिस इज़ द क्लेम बाय संजय राउत. उसके बाद इफ़ इट इज़ ट्रू, ये एग्जामिन नहीं कर रहे हैं कि ट्रू है या नहीं है, या उनके पास क्या सूचना है, ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती. नहीं, इफ़ इट इज़ ट्रू. तो भाई राजदीप सरदेसाई को वैसे भी बहुत कष्ट है. राजदीप सरदेसाई की जो पूरी की पूरी जिसको कहे कि पॉलिटिकल बैकिंग थी, वो चली गई. ममता जी के जाने से वो ध्वस्त हो गई. सागरिका घोष जो है वो अप्रासंगिक हो गई. सागरिका घोष को BJP लेने वाली भी नहीं है, चाहे कुछ भी राजदीप कितना भी सर पटक ले, वो बिल्कुल अब इररेलेवेंट हो गई, अप्रासंगिक हो गई. तो राजदीप सरदेसाई को तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है. अच्छा, अब उनकी जो है वो पत्नी महत्वपूर्ण नहीं रह गई, उनकी पार्टी बेकार हो गई, कि पार्टी चली गई. राज्यसभा का भी जो उनका संसदीय दल है वो भी जाने वाला है. ये सब होने के बाद में भाई फिर क्या बचता है इनके पास? फिर अरुण पुरी के लिए भी राजदीप सरदेसाई का महत्व कितना बचेगा? राजदीप सरदेसाई आज 4-5 ट्वीट कर चुके हैं. 1-2 में दिखा देता हूँ, देख लें आप. तो ये राजदीप सरदेसाई के जो ट्वीट है और संजय राउत के जो बकवास है, वो एक बात आपको ये दिखा रही है कि भाई रीजनल पार्टीज़ के दिन क्या समाप्त होते जा रहे हैं. क्या जो हिंदू एकता है, या जिसको हिंदू कंसोलिडेशन कहते हैं, राजदीप सरदेसाई वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब आप बिना हिंदू वोट के कुछ भी नहीं कर सकते. देखिए, सीधी सी बात है कि आजकल चाहे आप कांग्रेस को ले लो और चाहे आप दूसरी पार्टियों को ले लो, सबका अधिकतर का यही प्रयास रहता था कि भाई एक तरफ से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर लो, और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के बाद में हिंदू वोटों में तोड़ फोड़ कर लो, उनको जाति के नाम पे लड़ा दो, भाषा के नाम पे लड़ा दो, और उनको लड़ा लड़ू के उनको अलग अलग करके एक चंक उनका उठा लो
और सरकार बना लो। ये काम मंडल राजनीति आने के बाद में बड़ी ज़ोर शोर से चला। MY समीकरण बने उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और ज़बरदस्त MY समीकरण थे। इसी तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र में समीकरण बने 15 साल लगातार। वहाँ पर UPA की सरकार रही, शरद पवार और आपका कांग्रेस की सरकार मिलके चलती रही। उसके अतिरिक्त आप आंध्र प्रदेश में देख लें, जो पुराना आंध्र प्रदेश था, वहाँ तेलुगु देशम बहुत दिनों तक चलती रही, जब तक कि कांग्रेस ने आके उसका तो है एक खिला भेदा नहीं। तमिलनाडु अभी भी रीजनल पार्टी में है। कर्नाटका अब रीजनल पार्टी से मुक्ति पा चुका है, तो वहाँ की जो रीजनल पार्टी है JDS, वो अब किनारे जा चुकी है। अब वहाँ पे सीधे सीधे BJP वर्सेस कांग्रेस या NDA वर्सेस कांग्रेस कह ले, क्योंकि BJP ने समाहित कर लिया है JDS को अपने आप। केरला में सदैव से कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट फ्रंट वर्सेस कांग्रेस लेड फ्रंट, कांग्रेस फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट इसमें मुकाबला होता रहा है। फिर बीजू जनता दल थी, वो एक राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी थी। रीजनल पार्टीज अभी तक हमने जितनी भी देखी हैं, जितनों का नाम लिया है, वो रीजनल पार्टीज अधिकतर जो थी उनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद में उनको खतरा नज़र आता था, क्योंकि राष्ट्रवाद की जब बातें करते थे तो राष्ट्रवाद से उनका जो मेन वोट बैंक था, यानी मुस्लिम वोट बैंक, वो उनको खतरे में पड़ता दिखता था। क्योंकि जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, वो बेसिकली फंडामेंटली मूल रूप से एक अलगाववाद का ही पोषक है। उसकी विचारधारा ही अलगाववादी है। विचारधारा अलगाववादी इसलिए है क्योंकि इस्लाम अलगाववाद का पोषण करता है, और इस्लाम का मूल सिद्धांत यही है कि भाई इस्लाम को बिल्कुल दूसरों से अलग रहना है, और दूसरों को काबिज दूसरे के ऊपर काबिज करना है, और दूसरों के ऊपर राज करना है, डोमिनेट करना है। ये इस्लाम की बेसिक फिलॉसफी है, और जो भी इस्लामिक बातें करते हैं वो सदैव अपने वोट बैंक को इसी दिशा में ड्राइव करते रहते हैं। लेकिन ये तिलिस्म जो है वो 2014 के बाद से धीरे धीरे टूटना आरंभ हुआ। लेकिन असम में जो कुछ हुआ और फिर बंगाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद से ये जो धारणा थी कि आपके एक मुस्लिम वोट बैंक यदि आपके पास तगड़ा हो और उसमें आप कुछ हिंदू ऐड कर ले तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सदा सदा के लिए राज कर सकते हैं, वो समाप्त हो गया। लालू समाप्त हो गए, अखिलेश समाप्त प्राय हैं। बीच में 2024 में उन्होंने ज़रा सा जोर पकड़ा, लेकिन वो जोर पकड़ इसीलिए पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे गलतियाँ की, और वहाँ पे जो हिंदू कंसोलिडेशन था उसमें सेंध लगाने का काम उन्होंने स्वयं किया। जब उन्होंने जो है वो जातिवादी जो परचम था वो पकड़ लिया, वहाँ पे वो जातिवाद करने लगे। ये टर्फ नहीं है, ये पिच नहीं है बीजेपी की टर्फ कतई जातिवाद नहीं है, उनको तो राष्ट्रवाद के सहारे पे ही चलना पड़ेगा। तो एक अहंकार था 400 सीटों वाला, और दूसरा ये जो उन्होंने योगी जी को साइडलाइन करने का प्रयास किया, उसका असर देखने को मिला। एक बड़ा वोट बैंक यानी कि जो राजपूतों का वोट बैंक है वो अलग हुआ और धराशायी हो गए। वापस आए, वापस एक रहेंगे सेफ रहेंगे उसके ऊपर चले, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद लगातार आपने देखा हरियाणा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद अब बंगाल, सभी जगह लगातार उनकी विजय इसी हिंदू एकता के नाम पर हुई है। अब बंगाल का जो केस है वो भी बड़ा ही, मैं ये कह सकता हूँ कि एक सीखने वाला एक विषय है कि किस तरह से 30% वोट बैंक लेने के बाद भी, 30% पक्के होने के बाद भी जो पार्टी है वो 41% पर रुक जाती है। और ये 41% में भी कम से कम 10% वोट ऐसा है जिसने डर के मारे वोट दिया, क्योंकि उन्होंने आतंक फैला रखा था, और आतंक उन्होंने 2021 में बड़ी दूरदर्शिता के साथ फैलाया था कि भाई हम जब आतंक इतना फैला लेंगे कि कोई हिम्मत ही नहीं करेगा भविष्य में कि हमारे विरुद्ध वोट दे सके। वो भी नहीं चला। हिंदू एकता ने सब कुछ धूल धूसरित कर दिया। जैसे ही 65-70% हिंदू जनता एक तरफ हुई, ये भरभरा के इनकी राजनीति ध्वस्त हो गई। असम और बंगाल ये लीड कर रहे हैं, इन्होंने दिखा दिया है रास्ता। और अब किसी भी रीजनल पार्टी के लिए वो जो पुरानी बात है वो संभव नहीं है।
यहाँ तक कि अगर तेलुगु देशम को भी आगे चलना है, तेलुगु देशम ने भी देख लिया, हाँ हमारे नायडू साहब ने भी देख लिया 2019 में करके कि यदि आप अलग जाते हैं हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति से तो आपका क्या हश्र हो सकता है, फिर वो एक क्रिश्चियन जो है वो जीत जाता है और जीत के फिर आपकी ऐसी तैसी करता है। तो अब ये राजनीति का भविष्य है। और जो संजय राउत जो चिल्ला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, वो इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू एकता का मार्ग छोड़ा। हिंदू एकता का मार्ग छोड़ के जब दूसरे मार्ग पर चले, जो उनका स्वाभाविक मार्ग नहीं था, जो बाला साहब ठाकरे का दिखाया हुआ मार्ग नहीं था, तो उनकी हालत जो है वही हो गई जो होनी चाहिए थी। आज के युग में किसी भी रीजनल पार्टी के लिए सरवाइव करना बहुत दुष्कर हो गया है। बिना राष्ट्रवाद पर चले, बिना हिंदू एकता पर चले आप नहीं जीत सकते। मुसलमानों का वोट लेने के लिए अब आपको कोई नई तरकीबें ढूंढनी पड़ेंगी, नहीं तो जो मुसलमानों के वोट के पीछे जाएगा उसको फिर हिंदुओं का वोट तो नहीं मिलेगा। ये आगे की राजनीति का परिदृश्य बन गया है। नहीं अगर विश्वास हो तो एक बार फिर से संजय राउत की गालियाँ सुन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।